नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न। भोपाल में रेप, गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के संगीन मामले में मुख्य आरोपी फरहान को शॉर्ट एनकाउंटर में पैर में गोली लगी। दरअसल आरोपी फरहान फरार होने की फिराक में था। उसने सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनने की कोशिश की। इस दौरान गोली चली जो फरहान के पैर में लगी। इस घटना के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं। एक मंत्री ने कहा कि पैर में नहीं, छाती पर गोली मारनी चाहिए थी। सवाल गंभीर है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ये जो इंसाफ दूसरे तरीके से पाने की हसरत, चाहत या ख्वाहिश है, वो व्यवस्था से अलग क्यों है? क्या इसके पीछे एक लंबी जो कानूनी प्रक्रिया है वो इसके लिए एक जिम्मेदार है? क्या ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 2 मई 2025 रात करीब 11 बजे भोपाल के अशोका गार्डन थाना पुलिस रेप, गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मुख्य आरोपी फरहान को उसके साथी अबरार की तलाश और सबूत जुटाने के लिए सीहोर के बिल्किसगंज के लिए लेकर निकली। लेकिन आरोपी ने रास्ते में टॉयलेट करने का बहाना बनाया, गाड़ी रुकवाई, सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस और आरोपी के बीच झूमाझटकी हुई, गोली चली जो फरहान के पैर में जाकर लगी। मेरे साथ डीसीपी प्रियंका शुक्ला मौजूद हैं। मैम, कल क्या घटनाक्रम हुआ और किस तरीके से इस पूरी वारदात को आरोपी अंजाम देना चाहता था जो उसके ऊपर ही उल्टा दांव पड़ गया? ये कल रात को लगभग 10-11 बजे की बात है। इस दरमियान की बात है जिसमें थाना अशोका गार्डन पुलिस जो विभिन्न ये एफआईआर हुई हैं एक ग्रुप के अगेंस्ट में, उसमें मुख्य आरोपी फरहान को लेकर के बिल्किसगंज रवाना हो रही थी, जिसमें फरहान के द्वारा बताया गया था वो और एक अन्य जो फरार आरोपी अबरार है इस केस का, वो लंबे समय तक बिल्किसगंज में किराए पे रहे थे। तो आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए और फरार आरोपी अबरार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हमारी टीम जो है रवाना हुई थी, जिसमें रातीबड़ के पास जो सर्वर गांव पड़ता है वहां पर जो ये मुख्य आरोपी है फरहान, उसके द्वारा टॉयलेट जाने का बोल करके गाड़ी रुकवाई गई, जिसमें जब जो स्टाफ उसके सुरक्षार्थ लगा हुआ था उसमें से सब इंस्पेक्टर से उसने पिस्टल छीनने का प्रयास किया, जिसमें उन दोनों के बीच में छीना झपटी हुई और एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ जिसमें फरहान को जो है पैर में गोली लगी है। फरहान ने पुलिस की कैद से भागने का प्लान बनाया था। जगह भी सुनसान चुनी, रातीबर थाना क्षेत्र के सरवर गांव के करीब, जहां दूर दूर तक घर नहीं, सिर्फ हाईवे और खेत में पसरा सन्नाटा। 5 पुलिसकर्मी साथ में, फिर भी हौसले इतने बुलंद कि भागने की जरूरत की। पुलिस ने अब हत्या के प्रयास का भी मामला फरहान पर दर्ज किया है। फिलहाल उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। इस वक्त हम भोपाल के रातीबर थाना क्षेत्र के सरवर गांव के नजदीक मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पर रेप, गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के मामले के मुख्य आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी। जी हाँ, ये जगह देखिए आप, इसे एफएसएल की टीम ने घेर दिया है और यहीं पर फरहान ने गाड़ी रुकवाई थी और वो भागने की फिराक पर था। इसी जगह पर टॉयलेट करने का बहाना बनाकर उसने गाड़ी रुकवाई और सब इंस्पेक्टर से बंदूक छीनने की कोशिश की, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। यहाँ जो मिट्टी है उसके ऊपर खून आपको नजर आएगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और मिट्टी है तो मिट्टी ने खून को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन उसके निशान यहाँ पर बाकी हैं। सुबह एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उसने यहाँ से गोली के खोखे बरामद किए हैं और कुछ और जो यहाँ पर उनको जांच पड़ताल करनी थी वो जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी की है। यहाँ पूरी तस्वीर देखिए, ये पूरा खेत है और वीरान है, यानी कि आरोपी के पास एक भागने का मौका था जिसे वो तलाश रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अगर ये भागता तो सीधा ये कलियासोत केरवा डैम की तरफ जाता, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं रहा। फरहान, साद, साहिल, अली और नबील भोपाल में कॉलेज की लड़कियों के साथ गैंगरेप, ब्लैकमेल और कथित धर्मांतरण के आरोपों के 4 अहम किरदार अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। किसी ने कॉलेज में दोस्ती के नाम पर धोखा दिया तो किसी ने डांस क्लास के बहाने ब्लैकमेल का खेल रचा। कोर्ट में पेशी के दौरान इनकी पिटाई भी हुई। फिलहाल एक आरोपी 20,000 का इनामी अबरार फरार है, एक आत्महत्या कर चुका है। लगातार इस घटनाक्रम पे पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।
इसमें अभी तक हम जानते हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक उसमें व्यक्ति जिसका आरोपी में नाम था, उसने लगभग 3 महीने के आसपास पूर्व में उसमें आत्महत्या कर ली थी और एक आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना से जुड़े हर पहलू की सूक्ष्मता से पुलिस जांच कर रही है और इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित है। 2017 से भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की छात्राएं दरिंदगी का शिकार बनती रहीं, चुपचाप अकेले। पहले प्यार का झांसा, फिर दुष्कर्म और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल। एक के बाद एक छात्राओं को फंसाया गया, वीडियो के जरिए दबाव बनाकर सहेलियों को बुलवाया गया। 8 साल तक कोई नहीं बोला। डर, शर्म और भरोसे की कमी ने उन्हें चुप रखा। अब तक 5 पीड़िताएं सामने आई हैं, जिनमें 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। आरोपी के पैर में गोली लगी तो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग भड़क गए। मंत्री जी बोले, छाती पर गोली मारनी थी। अब देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर ने, मैं तो बोलता हूँ, पैर में गोली क्यों मारी, छाती पे गोली लगनी थी। ऐसी हरकत करने वालों को तो सरे राह गोली मारनी चाहिए। लव जिहाद जैसी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यदि स्ट्रक्चर वे में गैंग बनाकर यदि इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो कहता हूं कि पैर में क्यों गोली मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोग तो पृथ्वी पर बोझ हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कहीं भी जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। जो छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के कारण यदि इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो अक्षम्य है। पैर पे नहीं, छाती पे गोली लगनी चाहिए। अजमेर जैसे भोपाल में हुए सनसनीखेज घटना में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। आज से 5 मई तक राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी इस मामले की जांच करेगी। एक फरार आरोपी अबरार की तलाश में बिहार के मुजफ्फरपुर में भोपाल पुलिस की टीम सर्चिंग कर रही है। फिलहाल भोपाल पुलिस ने एक फरार आरोपी अबरार पर 2 अलग अलग मामलों में 20,000 का इनाम घोषित किया। उसे तलाशने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर भी एक टीम भेजी गई है। एक आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, जबकि फरहान को हमीदिया अस्पताल में एडमिट कराया गया है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। अब सवाल है कि फरहान जैसे कुख्यात अपराधियों को सजा को लेकर अक्सर हम धैर्य क्यों खोने लगते हैं। एक मंत्री क्यों कहते हैं कि पैर नहीं छाती पर गोली मारनी थी। लोग क्यों जैसे को तैसा वाले इंसाफ की बात करने लगते हैं। क्या इसकी वजह आज भी हमारी न्याय प्रक्रिया की थकाऊ व्यवस्था है। ऐसे मामलों में पीड़ित लड़कियां न्याय के लिए कितना इंतजार कर सकती हैं। इस दौरान जिस तरह के ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ता है उसका क्या, इनके सर्वाइवल के लिए क्या होगा। ऐसी लंबी लड़ाई में सिस्टम और खुद परिवार से उन्हें कितना सपोर्ट मिलता है। सब कुछ निपट जाने के बाद भी फ्यूचर में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। जब खबर आती है तो मीडिया भी रोज फॉलो करता है। केस में तेजी भी दिखती है, कार्रवाई में तेजी दिखती है, लेकिन आखिर में जो लंबा वक्त लगता है, क्या वो अधूरा न्याय नहीं है। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर रोमा कुमार हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रिहन जी हैं। पूर्व डीएसपी अरविंद खरे सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील सावित्री पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर रोमा कुमार जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा ये मन में क्या है, मनोस्थिति क्या है, उससे संबंधित मेरा एक सवाल है। डॉक्टर रोमा कुमार जी, देखिए, देश हमारा लोकतांत्रिक है, हमारा अपना संविधान है, एक न्याय व्यवस्था है। किन चीजों ने मजबूर कर दिया कि अब लोग मांग करते हैं कि राह चौराहे पर फांसी दे दो, गोली मार दो। एक मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति भी ये कहता है कि पैर पर गोली क्यों मारी, छाती पर गोली क्यों नहीं मारी। जो सरकार में है वो भी यही कह रहे हैं, जो आम जनता है वो भी यही कह रही है। तो ये हम धैर्य क्यों खो रहे हैं, ऐसी क्या चीजें सामने आ गई हैं? आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि धैर्य तो खो ही देता है इंसान। इतने साल चलते हैं हर केस, और जिस आयु में ये घटना घटती है और जब तक अगर ये पूरी होती है तो जिसके साथ ये घटना घटी है वो विक्टिम तो उसकी एज ही चली जाती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। उसको जो ट्रॉमा है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो लाइफ में जो अचीवमेंट कर सकता है वो हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए पेशेंस जारी है, टॉलरेंस जारी है कि अगर कोई इंसान इस तरह की वारदात करता है तो क्यों नहीं हमारे देश में कुछ ऐसे लॉज हैं जिसमें कि इमीडिएटली उनको
आप एक्सरसाइज करें ताकि आप इमीडिएट उसका कोई बना पाए कोई एक मामला। तो इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जिसकी जो विक्टिम है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक बात है। बरखा त्रिहन जी से मैं इस पर जरा जवाब चाहूंगा। बरखा त्रिहन जी, एक तो उस टाइम पीरियड में जो भी लड़की पर, युवती पर, नाबालिग पर गुजरी, वो अपने आप में उसके लिए एक टॉर्चर है, परेशान है करने वाली बात है। फिर उसके बाद वो जो लंबी कानूनी प्रक्रिया है, पूछताछ, बयान दर्ज कराना, लोगों के ताने, लोगों की नजरें, वो अपने आप में एक परेशान करने वाली खबर है। और फिर इंसाफ के लिए लंबा इंतजार, और अगर किसी तरह से आरोपी दोषी साबित हो जाए और दोषी को सजा मिल जाए तो उसके बाद भी जिंदगी बदल जाती है पूरी तरह से। जिंदगी, मैं बर्बाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसी के आसपास का कोई शब्द शायद ठीक रहेगा। इस पूरे ट्रॉमा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या त्वरित न्याय देकर हम उस पीड़ित के जख्मों पर कुछ मरहम लगा सकते हैं? शुरुआत यहां से करना चाहूंगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक बात। पीड़ित को सालों इंतजार करना पड़ता है और आरोपी बेल पे घूमते हैं। ये न्याय नहीं है, ये एक क्रूरता है सिस्टम के नाम पर। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, ना महिला के लिए त्वरित है, ना पुरुष के लिए संवेदनशील है, और न ही समाज के लिए भरोसेमंद। ये जो कुख्यात, ये जो फरहान जैसे अपराधी हैं, ये कैसे सजा से छूट जाते हैं? सिर्फ ये एक केस नहीं, ऐसे लाखों केस है, और ये पूरे सिस्टम को ध्वस्त होते हम सब देख रहे हैं। हम सब मूक दर्शक हैं। ये जो आपने अभी एक मंत्री जी का बयान सुनाया है, जो कह रहे हैं कि छाती में गोली मार दो, तो जंगल राज तो है नहीं साहब कि छाती पे गोली मार दे। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होने हैं। जो कानून की प्रक्रिया है उसको तो अपना पूरा जो एक प्रक्रिया है उससे गुजरना ही होगा। और जब एविडेंसेस के दौर पर जो अक्यूज्ड है उसकी जो सारी, जो उसने रेप किया है, ये सारी बातें जब स्थापित हो जाती हैं, उसके बाद आप कड़ी से कड़ी उसे सजा देंगे। लेकिन अभी बहुत शुरुआती दौर पे वो भागा था टॉयलेट कहने के नाम पे, और उसे लगा कि मैं भाग सकता हूं, तो हाँ ठीक है, उसको भागने से बचाने के लिए अपने पैर में गोली मारी और उसे दोबारा पकड़ा। लेकिन आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हैदराबाद एनकाउंटर में ऐसे ही एक अपराधी को, आपने कुछ अपराधियों को एनकाउंटर कर दिया था, और उस पहले दिन से ही मैंने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है। तो जब एक साल बाद रिपोर्ट आई थी, आप सब देख सकते हैं, उसे गूगल कर सकते हैं, तब उस रिपोर्ट में भी यही साझा किया गया था कि वो फेक एनकाउंटर था। बड़ी मछली बच गई और छोटी मछली को मार दिया। तो जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसमें भी एक एंगल है बरखा जी। एंगल यह है कि जिस घटना का आपने जिक्र किया उसके बाद याद करिए कि उन पुलिस वालों का किस तरह से भव्य स्वागत हुआ था, उनको हीरो बना दिया गया था। तो क्या वो जो सोच थी या जो वो चीजें थी, क्या उसी को देश चाहता है? इस पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ, क्योंकि अब जब कानूनी एंगल से बात करनी है मुझे, तो सुप्रीम कोर्ट की वकील सावित्री पांडे जी हैं। सावित्री जी वरिष्ठ वकील हैं। सावित्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, मुझे ऐसे तो तमाम केस याद आते हैं, लेकिन 16 दिसंबर 2012 की वो रात का केस मुझे याद आता है, निर्भया कांड दिल्ली का। उस केस में, अगर मैं गलत नहीं हूं, प्लीज करेक्ट मी, 2013 में शायद सभी आरोपी दोषी साबित हो गए थे और मार्च 2020 में जाके दोषियों को फांसी की सजा दी गई। निर्भया कांड जैसे ओपन शट केस में अगर फांसी की सजा 8 साल बाद मिलती है, जबकि निर्भया कुछ ही दिनों में हमारे बीच से चली गई थी, उसने दुनिया छोड़ दी थी, और उसके दोषियों को 8 साल बाद सजा मिली, जबकि पूरी दुनिया इस केस पर नजर बनाए हुए थे। आपको नहीं लगता कि हमारे इस सिस्टम को, कानूनी प्रक्रिया को बहुत तेजी से बदलाव की आवश्यकता है? निश्चित तौर पे बदलाव की आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस जाने चाहिए, लेकिन कानून कहता है कि एक दोषी जो है बच भले जाए, लेकिन उसकी जगह निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक कानूनी प्रक्रिया होती है। इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का होता है। हाँ, जो डेट पे डेट लग करके इतना लंबा खींचता है, चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे न्यायालय हो, सबको मिल करके इसको फास्ट ट्रैक पे डाल करके इसको काम करना चाहिए कि जिससे दोषी निर्दोष ना फंसे, लेकिन दोषी को समुचित सजा मिल सके और वो त्वरित सजा मिल सके। उसके लिए पहला रोल जो आता है कोर्ट का नहीं आता, पहला रोल पुलिस का आता है।
पुलिस प्रॉपर तरीके से विद लिमिटेशन सारे इन्वेस्टिगेशन करे। बीएनएस में इस बात का ध्यान रखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन विद इन लिमिटेड पीरियड होना चाहिए, चार्जशीट उस तरह से सबमिट होनी चाहिए जिससे किसी दोषी को सजा ना मिले। सावित्री जी, थोड़ा सा देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। ना मिले और दोषी बचने भी ना। जी सावित्री जी, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मेरे मन में सवाल है कि कुछ वकील जब केसेस लेते हैं तो पर हियरिंग के हिसाब से भी वो पेमेंट मांगते हैं, तो ऐसा होता है क्या कि आरोपी पक्ष या पीड़ित पक्ष वो खुद चाहते हैं कि कुछ और हियरिंग्स हो जाए तो कुछ और पेमेंट का हिस्सा बनेगा, ऐसा होता है क्या? देखिए, 100% तो कहीं कुछ भी सही नहीं होता, तो ये नहीं माना जा सकता है कि है, लेकिन ये जो होता है कि जो सुनवाई में डिले आता है, ये सभी पक्ष उसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हाँ, कुछ जगह आप जो कह रहे हैं कि पर हियरिंग वाले केसेस का होता है ये सुनवाई, लेकिन इतने लोग इनसेंसिटिव नहीं हैं। एडवोकेट्स भी आफ्टर ऑल इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, ठीक बात, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें भी वो सेंसिटिविटी है। ऐसे सीरियस केसेस में वो डीले जानबूझ करके नहीं करते हैं। लेकिन निर्भया वाले कांड में जैसे मैंने कहा कि अगले ही साल 2013 में ही फैसला आ गया था, लेकिन सजा को एग्जीक्यूट करने में 8 साल लग गए। मैं जरा, जो कि पुलिस का एंगल आया है, तो अरविंद खरे सर हैं, पूर्व डीएसपी हैं, उनसे मैं सवाल पूछता हूं। अरविंद सर, आपके भी कार्यकाल में ऐसे कई केसेस आए होंगे जब आपकी भी रूह कांप गई होगी, आपको भी लगा होगा कि क्या किस तरह का अपराध है, क्राइम है, और जब आप खुद देखते होंगे कि हमने तो कब की चार्जशीट फाइल कर दी, चालान हो गया, सबूत हो गए, सब कुछ हो गया, हमने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी, फाइल जमा कर दी, और उसके बाद भी अब तक वो सेशंस कोर्ट, फिर वो हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के पास दया याचिका, तब एक जांच अधिकारी के तौर पर आपका दिल कितना दुखता है कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी और अभी तक अपराधी को सजा, जो हकदार है उसे सजा नहीं मिली। फरहान साहब, क्लियर बात क्या है कि हम लोग लॉ से चलते हैं, कानून की जो प्रक्रिया उसके पालन के लिए हम लोग बंधे हुए हैं, हमारे मन का नहीं है। हम तो जो मैक्सिमम टाइम नियत होता है उसमें हम लोग चार्जशीट पेश कर देते हैं कोर्ट में और रिक्वेस्ट करते हैं फास्ट ट्रैक पे चला के जल्दी से जल्दी उसका डिस्पोजल हो। इसके बाद कोर्ट की एक प्रोसीजर होता है, वो कभी कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट 6 महीने 3 महीने में फैसला सुना देती, कभी लंबा चलता है। उसके बाद कानून का जो भारत का संविधान है, सेशन के बाद हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। जहां तक है जो फरहान का जो एनकाउंटर का जो विषय चल रहा है, तो भारत के कानून में और आईपीसी, सीआरपी या बीएनएस में एनकाउंटर और मुठभेड़ शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ वही अधिकार पुलिस को प्राप्त है और जनता को आत्मरक्षा मिले हुए थे। जो भी एनकाउंटर होते हैं, शॉर्ट एनकाउंटर, जो भी एनकाउंटर होते हैं, परिस्थिति बस पुलिस वाले अपने बचाव के लिए करते हैं। जो कानून में जो हर व्यक्ति को संरक्षण की धारा मिली है अपने शरीर की, ऐसी पुलिस को मिली है। एनकाउंटर करने की प्रवृत्ति या एनकाउंटर मुठभेड़ शब्द का जिक्र भारत के किसी भी कानून में नहीं है। जो परिस्थितियां होती हैं, जो जिस हिसाब से प्रेस बोलती है एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर कर दिए, ये सब बेकार की बातें हैं। वो अधिकार है जो नहीं। तो ये जो पुलिस में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम का जो एक टर्म है, ये पुलिस का अपना टर्म है कि ये मीडिया के द्वारा या बाकी लोगों द्वारा दिया गया टर्म है? सर विजय सालस्कर, ये वो कितने सारे नाम है। एनकाउंटर का जो डर है, जो फर्जी डर है, एनकाउंटर का कोई कानून का कोई उल्लेख है ही नहीं पूरे हमारे पूरे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है सर, अरविंद सर, जब विश्वास सारंग कहते हैं कि पैर में गोली क्यों मारी, छाती पर गोली मारनी चाहिए थी, एक पुलिस अधिकारी जब इस तरह से अभिरक्षा में किसी अपराधी को ट्रांसपोर्ट करता है कहीं से लेकर भी कहीं तक, तो उस वक्त क्या अधिकार रहते हैं, किन बातों का ख्याल रखना होता है? अपराधी भागने की कोशिश करे तो पैर में गोली या छाती पर गोली कहां मारने को कहा जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आत्मरक्षा के लिए जहां उसको कंट्रोल दिया गया तो उसको छाती पे गोली नहीं मारते। पुलिस सामान्यतः कोशिश करती है, बोलती है सरेंडर हो जाइए, तो सरेंडर नहीं होता तो पैर में ही गोली मारते। और जहां तक मंत्री जी का सवाल है, मंत्री जी के क्षेत्र की बच्चियां हैं, वो वहां के विधायक भी हैं, वो तो भावना में रह के वो बोल रहे हैं, और वो इस हिसाब से इतनी कानून की बारीकियां नहीं जानते, उनकी भावना में बोल रहे हैं। लीगल तौर पर ये छाती पे पुलिस वाले तत्काल गोली नहीं मारते। पुलिस का एक प्रोसीजर है, पहले चेतावनी देते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर उसको पैर या डंडा मन्ना हल्का बल प्रयोग करके अरेस्ट करते हैं। ठीक, मैं आपके पास आता हूं सर। इसी भावना पर मेरा एक सवाल है, मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए, कोई व्यक्ति जो आम व्यक्ति है, उसकी भावना इस तरह से खुलकर सामने आए तो बहुत
ज्यादा समझ में आ जाता है कि भावुक हो गया, व्यक्ति ने कह दिया। लेकिन आप सिस्टम का हिस्सा होकर, सरकार का हिस्सा होकर, जब आप ये कहते हैं कि पैर में गोली क्यों मारी, छाती पर गोली मारनी थी, वो भी एक ही छोटे सी बाइट में आप 3 बार इसको दोहराते हैं, तो इसका मतलब फिर 2 ही हैं। या तो आप खुद इतने तंग आ गए हैं व्यवस्था से, इस कानून प्रक्रिया से, कि आपके मुंह से शब्द निकल गया। दूसरा, आप इतने नाराज हैं इन घटनाओं से कि आपके मुंह से इस तरह का शब्द निकल गया। या फिर तीसरा, अपराधियों में आपका, आपकी सरकार का, आपके सिस्टम का, आपकी पुलिस का कोई खौफ नहीं है, नतीजा भड़ास इसी तरह से निकल रही है। बिल्कुल, और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके की बात करता है तो सवाल उठते हैं। वो आम व्यक्ति नहीं है, आप सिस्टम में हैं, सरकार में, आप व्यवस्थाओं को बदलने की भी ताकत रखते हैं। आप व्यवस्थाओं में बदलाव कीजिए। एक उदाहरण देता हूं आसिफ, भोपाल छोड़ दीजिए आप, जबलपुर हाई कोर्ट, इसके अलावा ग्वालियर हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच, हाई कोर्ट की इंदौर बेंच, इन 3 जगहों पर 4,928 नाबालिग से रेप के केसेस पेंडिंग है। 4,928 से दिसंबर 2024 का आंकड़ा है, सरकार ने विधानसभा में बताया है। 64 मामले ऐसे पेंडिंग हैं जिसमें रेप के बाद हत्या कर दी गई हो नाबालिगों की। ये हालात अगर हैं, इतनी बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग हैं, और जब हम न्याय की बात करते हैं, हम फास्ट ट्रैक में केस चलाने की बात करते हैं, तो 5-5 हजार मामले पेंडिंग क्यों हैं? क्यों समय से न्याय नहीं मिल रहा? आपको याद हो कि मध्य प्रदेश में फांसी की सजा का प्रावधान है, बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा मिलेगी, मिली कितनों को? एक को भी नहीं मिली। बीते दिन बहुत ताजा मामला है, बहुत तेजी से केस चला, अतुल भालसे का केस है, जिसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसकी डेड बॉडी को टैंक में भर दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, बहुत सख्त टिप्पणी की, लेकिन उसको फांसी कब होगी नहीं पता है। अब जब हम बात करते हैं कि ऐसी सजा दी जाए लोगों को जिससे नजीर बने, वो नजीर बन ही नहीं पा रही है। पिछली सरकारों में घोषणा हो गई, जोर शोर से सत्ता पक्ष के लोग, विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता हर बयान में इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ तो रेप करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। प्रावधान है, सजा हो रही है, लेकिन फांसी नहीं हो रही है। और फिर मंत्री जी सड़क पर आते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं कि पैर में नहीं, छाती पर गोली मार दीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत नए मंत्री हैं, बहुत नए विधायक हैं, बहुत अनुभवी हैं, कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक हैं, उन्हें पता है कि कानून कैसे चलता है और प्रोसीजर क्या है और पुलिस किस तरीके से इन चीजों को फॉलो करती है। जिस तरीके से अरविंद खरे जी को हम सुन रहे थे कि पुलिस अपनी आत्मसुरक्षा के लिए पहले कई बार उनको वार्निंग्स देती है, इसके बाद गोली चलाई जाती है। हमने जब इस मसले पर पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई एनकाउंटर करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो भागने लगा आरोपी, इसके बाद पैर में गोली चलाई गई। अब लेकिन मंत्री जी को ये बात भा नहीं रही है, वो इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। और वो जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक ही 4-5 सेकंड के बारे में बार वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि छाती पर गोली मार दी। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो टंग ऑफ स्लिप नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं है, माफ कीजिए, स्लिप ऑफ टंग नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बार बार वो जबान फिसल गई, क्योंकि एक बार में 3 बार अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप जोर दे रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और उन्हीं भावनाओं को लेकर भी ये चीजें पूछी जा रही हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन रोमा मैम, आपसे मेरा एक सवाल है। देखिए, हमारे सहयोगी आकाश ने एक आंकड़ा दिया मध्य प्रदेश के, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस आंकड़े को। देश भर में एक रिपोर्ट है, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 85 लाख केसेस पेंडिंग है, और निचली अदालतों में टोटल केसेस का 85% केसेस पेंडिंग है। आपके पास जब इतना मैन पावर नहीं है, आपके पास इतनी जब फैसिलिटी नहीं है, या आपके पास जब इतना संसाधन नहीं है, तो उसके बाद फिर हम ये कैसे अपेक्षा करें कि त्वरित न्याय मिलेगा इस देश में? अपराधी आराम से अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं, और जो पीड़ित है वो बस बैठा है और वो इंतजार कर रहा है कि न जाने कब मुझे इंसाफ मिलेगा। जी, ऐसा ही हो रहा है, और इसीलिए जो पीड़ित है वो अपनी समस्याओं में इतना ज्यादा जूझता है, क्योंकि एक सोशल समस्या भी है, और मालूम नहीं किस एज में ये प्रॉब्लम हुई है। अगर छोटी एज में हुई है, स्कूल गोइंग एज में हुई है, या बड़े होके हुई है, तो आपकी लाइफ स्पैन में आपका जिंदगी खत्म है लिटरली, क्योंकि आपके साथ में तो कोई साथ खड़ा नहीं होता। आपको सबसे पहले दोषी ही ठहराया जाता है कि शायद तुम ही ने कुछ किया होगा। तो आपको कहीं भी मिलती नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिलती है, और कब तक आप वेट करते रहेंगे? आप फ्यूचर आपका बेकार हो जाता है। तो ये जो हम बार बार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता है। आई अग्री कि बहुत तादाद है, बहुत सारी चीजें हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो इंसान ये वारदात करता है उसको और भी ज्यादा ऐसा मौका मिल जाता है, क्योंकि उसके लिए अभी भी जीवन है, अभी भी है, वो सब कुछ कर सकता है। और बहुत सारे लोग, इससे भी चिंताजनक बात ये है कि उसको तो मौका मिलता ही है, लेकिन उसके जैसे जो बाहर हैं उनको थोड़ा सा और ज्यादा उनको हौसले मिल जाते हैं। क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी में मैं आऊंगा, क्योंकि सावित्री जी मेरे साथ हैं। सावित्री मैम,
देखिए, अगर ये बात आएगी कि एनकाउंटर में ढेर कर दो, सड़क पर फांसी दे दो, तो फिर क्या आवश्यकता है सावित्री पांडे जी की, क्या आवश्यकता है हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की? तो अगर पुलिस को ही ये सब आप कह देंगे कि भैया मार डालो, काट डालो, नजीर कर दो पेश, तो फिर क्या आवश्यकता है इस देश में? ये एक नेता कह रहा है, ये जुडिशियल प्रक्रिया नहीं करी, न्यायालय नहीं कह रहा है, या कोई ऐसा एडवोकेट नहीं कह रहा है कि छाती पे गोली मार दो, इस तरह से इनकाउंटर कर दो, ये हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं आपको, मतलब ऐसा अगर ये होगा तो फिर क्या आवश्यकता है? कोई तो व्यवस्था होगी ना। एक नेता कह रहे हैं, सभी पिलर्स की जरूरत है कि उनमें वो सेंसिटिविटी हो इस तरह से, यदि किसी को गोली मार दी जाएगी छाती पे तो अराजकता समाज में बैठेगी, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। न्यायिक प्रक्रिया की यदि हम कानून की बात करते हैं तो कानून में जब पुलिस अपना काम कर लेती है तो कानून में इसका प्रावधान है कि इस तरह के हीनियस क्राइम में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस सबके प्रावधान है। पीड़िता के साथ में कुछ होता उस तरह से उसको आर्थिक सपोर्ट की भी उसमें प्रावधान किए गए हैं कि जिससे उसको इतना समुचित मात्रा में धन दिया जाए कि आगे चल करके उसकी जिंदगी में आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना आने पाए। हाँ, डीले को टालना हम सभी की जिम्मेदारी है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसे तो फॉलो करना पड़ेगा, उसे करना चाहिए। नहीं, और ये देश की मूल भावना है, हमारे संविधान की है कि इंसाफ के लिए हमारे यहाँ न्यायालय है, न्यायिक प्रक्रिया है, और उसका अपना वो प्रासंगिक है, उसका अपना महत्व है, उसको बाईपास आप नहीं कर सकते। बरखा जी, भावनाएं अपनी तरफ हैं, प्रक्रिया अपनी तरफ है, हम प्रक्रिया नहीं बदल सकते, प्रक्रिया हमारी संविधान की मूल भावना उसी तरह की है। आपको लगता है कि अब भावनाएं ठीक है, उनका सम्मान है, लेकिन उस प्रक्रिया को सुधारना पड़ेगा, और कोई चारा फिलहाल दिखता नहीं मुझे। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत देर से हैंड रेस कर रही थी, एक बात बताने की कोशिश कर रही थी कि जब हमारे कोर्ट में 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कहीं पे किसी को न्याय मिलेगा। कोर्ट रिफॉर्म्स की बात कम से कम मैं 15 सालों से सुन रही हूँ, जुडिशरी में रिफॉर्म्स, पुलिस में रिफॉर्म्स, लेकिन आज तक कोई रिफॉर्म हुआ नहीं। न्याय प्रक्रिया का जो स्लो मोशन है ये पीड़िता के दर्द को बढ़ा देता है, और पीड़ित को क्या मिलता है, सिर्फ तारीख पे तारीख, और मीडिया चीखता रहता है। आप जैसे लोग हैं इसके ऊपर लगातार अपना समय लगाते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और फॉलो अप लेते हैं। मैं दिल से कहूं तो बरखा मैम, मुझे करीब करीब 1.5 दशक से ऊपर हो गए इस तरह की इतनी डिबेट्स मैंने की है, मेरी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसका कोई हल ना तो मैं आज तक ढूंढ पाया, ना मुझे मिला, ना कहीं मुझे और सुनने मिला। केवल एक ही तरीका है, और वो ये है कि जब तक आप प्रक्रिया बदलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। अरविंद सर भी इसी को लेकर परेशान होते होंगे, बरखा जी आप भी, सावित्री मैम आप भी, और रोमा कुमार जी आप भी। मैम, आपको अब यही चीजें आपको भी सताती होंगी, मेरे सहयोगी आकाश, हम कितने रिपोर्ट्स करते हैं और हम सोचते हैं कि कब जाके चीजें बदलेंगी। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, कुछ अगर इसमें बेहतर हो पाया तो बड़ी अच्छी बात होगी। धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का, अरविंद सर, बरखा मैम, रोमा मैम, इसके साथ साथ सावित्री मैम और आकाश, बहुत शुक्रिया आपका। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।